वेलकम दोस्तों। आज हम कक्षा 9वीं का अर्थशास्त्र जो विषय है, सामाजिक विज्ञान का एक विषय है अर्थशास्त्र, उसके पाठ 3 को पढ़ेंगे। ये पाठ 3 यानी कि निर्धनता एक चुनौती पाठ का ये तीसरा वीडियो होगा। इसके पहले इस पाठ के 2 वीडियो और हैं, तो इस तीसरे वीडियो में हम निर्धनता रेखा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि बाकी का पाठ हमने पढ़ लिया था। तो आइए हम शुरू करते हैं निर्धनता रेखा से। ये जो टॉपिक है ये आपकी अर्थशास्त्र की किताब के पेज नंबर 31 पर दिया गया है, ठीक है, यानी कि पेज नंबर 31 पे दिया गया है। तो चलिए इस टॉपिक को पढ़ना चालू करते हैं। निर्धनता रेखा के बारे में जानते हैं कि ये निर्धनता रेखा क्या होती है, ठीक है। तो देखते हैं निर्धनता रेखा। निर्धनता पर चर्चा के केंद्र में सामान्यतः निर्धनता रेखा की अवधारणा होती है। निर्धनता के आकलन की एक सर्वमान्य सामान्य विधि आय अथवा उपभोग स्तरों पर आधारित है, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि जो निर्धनता रेखा होती है, ठीक है, निर्धनता के लिए, निर्धनता को नापने के लिए या उसको मापने के लिए एक अवधारणा होती है, ठीक है। अगर हमें निर्धनता को नापना है तो उसके लिए एक विधि है जिसके द्वारा हम आय और उपभोग के स्तरों पर आधारित चीज़ों से नापते हैं, यानी कि किसी व्यक्ति की आय कितनी है, उसके पास पैसे कितने हैं और वो कितना सामान का वो उपभोग कर पाता है, ठीक है, उसके हिसाब से हम नापते हैं। तो आगे पढ़ते हैं, ठीक है। और निर्धनता रेखा उसी की एक अवधारणा होती है। दूसरे पेज पर आते हैं। व्यक्ति को निर्धन माना जाता है, ठीक है, व्यक्ति को निर्धन माना जाता है। कब माना जाता है निर्धन? व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग, यदि व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं के दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है, ठीक है। होता यह है कि जो व्यक्ति होता है, प्रत्येक मनुष्य होता है, उसकी कुछ मूल्य आवश्यकताएं होती है। जैसे कि 3 मूल्य आवश्यकता, हमारी सबसे ज़्यादा मूल्य आवश्यकता क्या है, ठीक है, रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को इससे ज़्यादा भी हो सकती है मूल्य आवश्यकताएं। रोटी यानी कि उसे खाने के लिए भोजन चाहिए, कपड़ा यानी कि उसे पहनने के लिए कपड़े चाहिए, और मकान यानी कि उसे रहने के लिए एक जगह चाहिए, जो माना जाता है कि ये मनुष्य की सबसे मूल्य आवश्यकताएं हैं, ठीक है। तो और बहुत सारी मूल्य आवश्यकताएं हो सकती है, लेकिन हम 3 मूल्य आवश्यकता, हम इन्हें मूल्य आवश्यकताएं कहते हैं, ठीक है। तो उस व्यक्ति की जो आय होना, उस व्यक्ति की जो आय होनी चाहिए वो इतनी होनी चाहिए कि वो ये जो हमारी मूल्य आवश्यकताएं हैं उस मूल्य आवश्यकताओं में जो चीज़ें हैं, ठीक है, रोटी, मकान, गाड़ी, जो इतने भी इन चीज़ों में जो है ये मूल्य आवश्यकताओं का यानी कि समूह है, ठीक है, उसकी आय इतनी होनी चाहिए कि वो इन सारी मूल्य आवश्यकताओं को पूरा कर सके, ठीक है। अगर जैसे कि मान लीजिए कि भारत में अगर उसकी मूल्य आवश्यकताओं को पूरे करने के लिए 1000 रुपये, मान लीजिए 1000 रुपये, हम ये मान रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, ये हम अपने मन से एक नंबर ले रहे हैं, 1000 रुपये की ज़रूरत है। यदि उस व्यक्ति के पास ये न्यूनतम स्तर, इसे हम क्या बोलेंगे, न्यूनतम स्तर बोलेंगे 1000 रुपये, ठीक है, क्योंकि वो 1000 रुपये चाहिए ही चाहिए इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ठीक है, कम से कम 1000 रुपये चाहिए, ठीक है। तो अगर उसकी आय इस स्तर से नीचे गिर जाए, ठीक है, तो वो व्यक्ति निर्धन माना जाएगा। यानी कि एक हम न्यूनतम स्तर निर्धारित करते हैं कि यदि ये जो मूल्य आवश्यकताएं हैं इन्हें पूर्ण करने के लिए हमें न्यूनतम स्तर की इतनी आय चाहिए, यानी कि कम से कम इतना स्तर होना चाहिए आय का, तो ये सारी मूल्य आवश्यकताएं पूरी हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। तो अगर उसकी आय न्यूनतम स्तर से भी कम है, ठीक है, तो वो उसको निर्धन माना जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। मूल्य आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं विभिन्न कालों एवं विभिन्न देशों में भिन्न हैं, ठीक है। यानी कि जो मूल्य आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ण करने के लिए जो न्यूनतम आय का जो स्तर है, यानी कि वो अलग अलग देशों में अलग अलग है और अलग अलग समय में अलग अलग होती है, ठीक है। अलग अलग देशों में यानी कि जैसे कि अमेरिका है, ठीक है, वहाँ पे महंगाई का स्तर अलग होगा, वहाँ के लोगों की जो मूल्य आवश्यकताएं वो अलग होगी, ठीक है, मूल्य आवश्यकताओं में जो चीज़ें होंगी उनका समूह अलग होगा, ठीक है। तो वो अलग अलग होता है, अलग अलग देशों में अलग अलग होता है और अलग अलग समय में अलग अलग कैसे होता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आज से 10 साल पहले की अगर हम बात करें, ठीक है, आज से 10 साल पहले
या फिर आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले की हम बात करें, तो आज से अगर हम 50 साल पहले की बात करेंगे तो उस टाइम पे जो व्यक्ति की जो आय होती थी, 1 रुपये भी उस ज़माने में 100 रुपये के बराबर होते थे। ठीक है, तो उस ज़माने में क्या होता था, 10-20 रुपये में उसकी जो सारी न्यूनतम जो आवश्यकताएं हैं, ठीक है, उसकी जो मूल्य आवश्यकताएं वो पूरी हो जाती थी। तो उस टाइम पे कुछ और रहा होगा। अगर आज से 50 साल बाद, मतलब अगर हम भविष्य में देखेंगे, तो जो न्यूनतम स्तर होगा इन सारी चीज़ों को पूर्ण करने के लिए, मतलब हमारी मूल्य आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए, तो वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा आय का, क्योंकि दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है। ठीक है, तो ये विभिन्न देशों एवं कालों में अलग अलग होती है। ठीक है, अतः काल एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भी भिन्न हो सकती है। ठीक है, तो इसके हिसाब से काल और जो स्थान होता है उसके आधार पे निर्धनता रेखा भी अलग हो सकती है। ठीक है, अमेरिका में हो सकता है कि वहाँ पे लोगों को 50,000 रुपये की ज़रूरत पड़े अपनी ये मूल्य आवश्यकता को पूरे करने के लिए। ठीक है, और हो सकता है कि आज से 50 साल पहले, जब मतलब बीते हुए कल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, भूतकाल की, हो सकता था कि तब जो निर्धनता रेखा हो तब शायद 10 रुपये रही हो या 200 रुपये रही हो, वो उसके हिसाब से निर्धनता रेखा भी अलग अलग हो सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है जिसे विकास एवं उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। तो हर जो देश होता है, सारे देश होता है, उन सब की अलग अलग एक निर्धनता रेखा होती है। ठीक है, ये काल्पनिक रेखा होती है। ठीक है, जिसे वो खुद बनाता है और उसके हिसाब से वो अपने देखता है कि हमारे समाज में, हमारे जो देश है उसके हिसाब से कौन कौन सी चीज़ों की जो मूल्य आवश्यकताएं हैं, हर देश की अलग अलग मूल्य आवश्यकताएं हो सकती है। ठीक है, तो उसके हिसाब से वो अपने देश के लिए बना लेता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। उदाहरण के लिए अब हम इसका उदाहरण लेते हैं कि हर देश के लिए अलग अलग कैसे होती है। उदाहरण के लिए अमेरिका में उस आदमी को निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं है, बल्कि भारत में अब भी कार रखना विलासिता मानी जाती है। ठीक है, तो एक जनरल सा उदाहरण लेते हैं, जैसे कि हमने देखा कि अलग अलग देशों के लिए अलग अलग होती है, निर्धनता का मतलब अलग अलग होता है। ठीक है, तो अमेरिका में होता क्या है, वो लोग उस व्यक्ति को गरीब मानते हैं जिसके पास कार नहीं है। लेकिन अगर हम वही भारत की बात करें तो भारत में जिसके पास कार है, मतलब हम सोचते हैं कि यार वो व्यक्ति बहुत संपन्न है, उसके पास पैसे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह, खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है। ठीक है, तो हमारे देश में निर्धनता रेखा में क्या क्या चीज़ आती है, जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है व्यक्ति की, उनमें क्या क्या चीज़ आती है, खाद्य आता है, कपड़े आते हैं, जूते आते हैं, ईंधन आते हैं, प्रकाश, शिक्षा, चिकित्सा, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, इन भौतिक मात्राओं को रुपए में उनकी कीमतों से गुणा कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो भौतिक मात्राएं हैं, तो इन भौतिक मात्राएं हैं, जो इन भौतिक मात्राओं की जो कीमत है, ठीक है, फिर उसका जो गुणा कर दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए खाद कपड़ा, जैसे कपड़े की कीमत है 50 रुपये, 100 रुपये कीमत है कपड़े की। ठीक है, तो ये जो भौतिक मात्राएं हैं उनमें इसका गुणा कर देंगे। ठीक है, इनमें इनकी जो कीमत है इन भौतिक मात्राओं की, उनका गुणा कर दिया जाता है इन भौतिक मात्राओं से। जैसे कि खाद कपड़ा, इन सारी चीज़ों की कीमत निकालेंगे हम और उन सारी चीज़ों का जितनी भी चीज़ें उनमें गुणा कर देंगे, तो उससे उसका जो वैल्यू आएगी, इनका जो आंसर आएगा गुणा करने के बाद, ठीक है, उसको हम निर्धनता रेखा मानेंगे। ठीक है, निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित है। ठीक है, तो जब हम निर्धनता रेखा मानते हैं तो खाद्य आवश्यकता, यानी कि खाद्य आवश्यकता पर यहाँ पे जो खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उनके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो उसके लिए हम कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित उसका सूत्र मानते हैं। ठीक है, यानी कि किस खाद्य में कितनी कैलोरी क्या होती है, जब भी हम कोई भोजन खाते हैं, ठीक है, हम कोई भी खाना खाते हैं या कुछ भी चीज़ खाते हैं, जितनी भी खाने की चीज़ें, ठीक है, यानी कि खाद्य ग्रहण करते हैं, तो उससे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो उस ऊर्जा को जिस मूल्य से हम नापते हैं, ठीक है, उसे हम कैलोरी कहते हैं। जो ऊर्जा हमें खाना खाने से मिलती है उसे हम कैलोरी से नापते हैं। जैसे कि हम टाइम को किससे नापते हैं, सेकेंड से नापते हैं। ठीक है, और जैसे कि हम दूध है या कोई भी
लिक्विड चीज़ें या दैवीय पदार्थ है तो उसे हम लीटर मिलीलीटर से नापते हैं। वैसे ही हम जो खाना खाते हैं उससे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, तो हम उस ऊर्जा को कैलोरी से नापते हैं, मात्रक है एक, ठीक है। तो कैलोरी के आधार पर किया जाता है खाद्य आवश्यकताओं को कि इतनी खाने की ज़रूरत है। तो खाद्य वस्तुएं जैसे अनाज, दालें, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी आदि मिलकर इस आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करती है, ठीक है। तो वो ऐसे बता देते कि हमें मतलब एक व्यक्ति को खाना खाने मतलब एक व्यक्ति को इतनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, यानी कि अगर वो खाना खाता है उसके खाने में इतनी उससे ऊर्जा मिलनी चाहिए, ठीक है। फिर वो उसके हिसाब से बता देते कि तेल में इतनी ऊर्जा होती है, चीनी में इतनी ऊर्जा होती है, ठीक है। इन सबको हम टोटल कर लेते हैं, ठीक है, इन सबका हम कुल निकाल लेते हैं। फिर देखते हैं कि जो ऊर्जा है, ठीक है, वो जितनी ऊर्जा चाहिए रही है, जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को 2400, जैसे कि मान लीजिए 5 साल के बच्चे को 2400 कैलोरी की ऊर्जा चाहिए, ठीक है। तो वो जो चीज़ें खा रहा है वो देखेंगे कि ये सारी चीज़ें जो खा रहा है, जैसे कि चीनी में 50 कैलोरी ऊर्जा है, ठीक है। अनाज, दालें, सब्जियां में इनमें 200 कैलोरी ऊर्जा है। तो इन सबको पूरा जितनी भी चीज़ें वो खा रहा है उन सबको हम प्लस कर लेंगे, ठीक है, इन सारी चीज़ों का धन कर लेंगे। और उसको कितनी ऊर्जा चाहिए, 2400 ऊर्जा चाहिए, 2400 कैलोरी ऊर्जा चाहिए। तो हम देखेंगे इन सारी चीज़ों को प्लस करने के बाद उससे जितनी भी चीज़ें खाया है तो उससे उसको 2400 कैलोरी ऊर्जा मिल रही है क्या नहीं मिल रही है, ठीक है। इस तरीके से नापा जाता है। आयु, लिंग, काम करने की प्रकृति आदि के आधार पर कैलोरी आवश्यकताएं बदलती रहती है, ठीक है। आयु, लिंग, क्योंकि बच्चों को कम ऊर्जा चाहिए रहती, कम कैलोरी की ऊर्जा चाहिए रहती है, ठीक है। कोई जैसे कि लड़कियों को माना जाता है कि उनको कम ऊर्जा चाहिए रहती है, कम कैलोरी चाहिए रहती है। लिंग, काम करने की प्रकृति है, यदि कोई मजदूरी वाला काम कर रहा है तो उसे ज़्यादा कैलोरी चाहिए, ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, ठीक है, तो उसे ज़्यादा कैलोरी का खाना खाना पड़ेगा। तो इसके आधार पर, ठीक है, ये जो कैलोरी की जो आवश्यकताएं हैं वो बदलती रहती है, ठीक है। इससे कैलोरी से हम क्या करते हैं, खाद्य मात्रा निकालते हैं कि हमें इतना खाना खाना चाहिए, ठीक है। भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति है प्रतिदिन, एवं नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है, ठीक है। तो जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जो मतलब भारत सरकार ने एक बना दिया है, ठीक है, कि इतनी कैलोरी गांव के लोगों को खाना चाहिए, हर रोज इतनी कैलोरी का भोजन गांव के लोगों को करना चाहिए। तो वो कितना है, 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। और जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है, ठीक है। ऐसा क्यों है, अलग अलग क्यों है, क्योंकि जो गांव के जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर गांव में जो रहने वाले जो लोग रहते हैं वो ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है, शारीरिक श्रम ज़्यादा करते हैं, ठीक है, इसलिए उनकी कैलोरी की मात्रा ज़्यादा है। और शहरी क्षेत्रों में ज़्यादातर वो लोग शारीरिक काम नहीं करते हैं, ज़्यादातर वो लोग कंप्यूटर पे या फिर बैठे रहने वाला काम करते हैं, इसलिए उनकी कैलोरी कम है, ठीक है। अनाज आदि के रूप में इन कैलोरी आवश्यकताओं को खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय को, कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समय समय पर संशोधित किया जाता है, ठीक है। तो हमने एक कैलोरी बता दी, ठीक है। तो इन कैलोरी हमको कहाँ से मिलेगी, भोजन करने से मिलेगी। कैलोरी यानी कि ऊर्जा को हम नाप रहे हैं, ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, हमें भोजन से मिलेगी, ठीक है। तो भोजन, अगर हमको भोजन यानी कि खाद्य सामग्री खरीदने के लिए हमें क्या चाहिए, पैसे चाहिए, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि जैसे कि मान लीजिए 2400 कैलोरी किसी व्यक्ति की ऊर्जा है, मतलब मान लीजिए कि वो अच्छा है, वो गांव में रहने वाला व्यक्ति है, उसे 24 कैलोरी की ज़रूरत होती है, ठीक है, ऊर्जा के लिए। तो इसके लिए उसे क्या क्या चीज़ें खानी पड़ेगी, ठीक है, कितना इस कैलोरी का भोजन करने के लिए उसे कितने पैसे खर्चने पड़ेंगे। तो इसको बोलते हैं प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय को, ठीक है। इन सारी चीज़ों को खरीदने के लिए उसे जितनी चीज़ें पड़ेगी तो उसको जो है वो बदलते रहती है, ठीक है, क्योंकि कीमतों में वृद्धि होती है, कभी पैसे ज़्यादा, कभी किसी खाने की सामग्री की कीमत बढ़ जाती है, कभी घट जाती है, ठीक है। तो इसलिए उसे समय समय पर संशोधित किया जाता है। इन परिकल्पनाओं के आधार पर वर्ष 2011-12 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रति माह किया गया।
ठीक है। इन्हीं परिकल्पनाओं यानी कि 2011-12 में जो हमने डेटा निकाला कि 2400 कैलोरी की ज़रूरत रहती है गांव के लोगों को और शहर के लोगों को 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की ज़रूरत रहती है, ठीक है। हर व्यक्ति को 2100 कैलोरी खाना खाने की ज़रूरत रहती है, मतलब ऐसा खाना खाना की ज़रूरत रहती है, ऐसा खाना खाना चाहिए जिससे उसे 2100 कैलोरी ऊर्जा मिल जाए, ठीक है। तो उसे और खाना खरीदने के लिए पैसे चाहिए, तो इसके हिसाब से 2011-12 में उसे जितने रुपए की आवश्यकता पड़ती है इन सारी चीज़ों को, इन कैलोरी को लेने के लिए या इन कैलोरी का भोजन रहता है उसे लेने के लिए, तो शहरी क्षेत्रों में 816 रुपये माना गया है सरकार के द्वारा, और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रति माह माना जाता है और ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये प्रति माह, ठीक है। यानी कि 2011-12 में सरकार ने ये तय किया था कि 816 रुपये की लोगों को ज़रूरत पड़ती है, 816 रुपये लोगों के पास होना चाहिए अगर उन्हें 2400 कैलोरी का खाना खाना है, और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं। कम कैलोरी की आवश्यकता के बावजूद शहरी क्षेत्रों के लिए उच्च राशि निश्चित की गई, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में अनेक आवश्यक वस्तुएं की कीमतें अधिक होती है, ठीक है। तो हमने क्या देखा था कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ठीक है, और जो शहरी क्षेत्र है, उन दोनों में जो व्यक्ति को कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है वो अलग अलग है। ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी चाहिए, 2400 कैलोरी चाहिए, और शहरी क्षेत्रों में कितने चाहिए, व्यक्ति को 2100 कैलोरी चाहिए, ठीक है। लेकिन और हमने देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये चाहिए, ठीक है, प्रति माह चाहिए, और इन कैलोरी को खाने के मतलब इस कैलोरी का भोजन खाने के लिए 816 रुपये चाहिए, और शहरी क्षेत्रों में कितने चाहिए, 2100, ठीक है। 2400 किस में, ग्रामीण क्षेत्रों में कितने रुपए चाहिए, इसको 816 रुपये चाहिए, ठीक है, रुपए का साइन बना देते हैं। और शहरी क्षेत्रों में कितनी कैलोरी चाहिए, 2100 कैलोरी चाहिए, और इसके लिए कितने रुपए चाहिए, 1000 रुपये, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपये में ही 2400 कैलोरी का खाना मिल जाता है, और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये में 2100 कैलोरी का खाना मिलता है। तो ये फ़र्क क्यों है, क्योंकि जो शहरी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे कीमतें जो रहती हैं वो ज़्यादा रहती, चीज़ों की जो कीमतें रहती है वो ज़्यादा रहती है, और वहीं गाँव में जो कीमतें रहती है, ठीक है, चीज़ों की जो कीमतें रहती है उसकी वो कम पैसों में भी आ जाती है, इसलिए अलग अलग होती है। इस प्रकार वर्ष 2011 में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 5 सदस्यों का परिवार निर्धनता रेखा के नीचे होगा यदि उसके पास लगभग आय 4080 रुपये प्रति माह से कम है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो गांव में रहता है, उसके परिवार में 5 सदस्य हैं, ठीक है, और एक व्यक्ति को कितने रुपए चाहिए, 816 रुपये चाहिए एक व्यक्ति का खाना, 2400 कैलोरी के खाना खाने के लिए, ठीक है। और उसके परिवार में कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, तो अगर उसके परिवार की आय 4080 रुपये से कम है प्रति माह, तो वो कितना माना जाएगा, वो गरीबी रेखा में माना जाएगा, निर्धनता रेखा के नीचे माना जाएगा। तो उनके लिए निर्धनता रेखा कितने रुपए तय की गई है, 4080 रुपये प्रति माह तय की गई है, ठीक है, 5 लोगों के परिवार के लिए। अब हम देखते हैं शहरी क्षेत्रों में क्या हाल है। इसी तरह के पूरे परिवार को शहरी क्षेत्रों में अपनी मूल आवश्यकताएं पूरा करने के लिए कम से कम 5000 रुपये प्रति माह की आवश्यकता होगी, ठीक है। वहीं यदि कोई व्यक्ति शहर में रहता है, उसके परिवार में 5 लोग हैं, तो उसे अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए 5000 रुपये प्रति महीने की ज़रूरत रहेगी, ठीक है। तो उनके लिए निर्धनता रेखा का कितनी मानी गई है, 5000 रुपये प्रति माह मानी गई। यदि किसी व्यक्ति की आय अगर 5000 रुपये प्रति महीने से नीचे है, यानी कि वो निर्धनता रेखा के नीचे है, और किसी व्यक्ति की आय 5000 से ज़्यादा है, तो वो निर्धनता रेखा के ऊपर है, ठीक है। निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर सामान्यतः हर 5 वर्ष पर प्रतिदर्श सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। तो जो ये निर्धनता रेखा हमने देख ली, निर्धनता रेखा क्या होती है, इसे हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि निर्धनता रेखा में हमने ये भी देखा था कि देश और समय के साथ साथ बदलाव होते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि आज मान लीजिए शहरी क्षेत्रों में 5000 रुपये का स्तर माना गया निर्धनता रेखा के लिए, ठीक है। तो हो सकता है आज से 10 साल बाद वो 10,000 रुपये 15,000 रुपये हो जाए, ठीक है। आज कहीं अमेरिका में अलग अलग हो जाएं, ठीक है। तो ये कौन डिसाइड करता है, कौन तय करता है कि इतने रुपए होगी, इतने रुपए नहीं होगी, तो ये किसके द्वारा किया जाता है, आकलन प्रतिदर्श सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है, जो कि हर 5 वर्ष में होता है। यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिदर्श
सर्वेक्षण संगठन अर्थात नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO द्वारा कराए जाते हैं। ठीक है, इनको करवाने वाली संस्था कौन सी है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। ठीक है, यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये करवाती है प्रतिदर्श सर्वेक्षण, जो कि हर 5 साल में होता है। ठीक है, तथापि आगे हम पढ़ते, तथापि विकासशील देशों के बीच तुलना करने के लिए विश्व बैंक जैसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन निर्धनता रेखा के लिए एक समान मानक का प्रयोग करते हैं, जैसे $1 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के समतुल्य न्यूनतम उपलब्धता के आधार पर। ठीक है, अब हमने देख लिया किसी एक देश की, भारत की बात कर ली। ठीक है, यदि हमको किसी हमारे देश की तुलना किसी दूसरे देश से करनी है, अमेरिका से करनी है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है? सारे विश्व में क्या क्या हाल है, निर्धनता रेखा कितनी होगी कितनी नहीं होगी, तो ये किसके द्वारा किया जाता है? ये विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, उसके लिए विश्व बैंक जैसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो निर्धनता रेखा का निर्माण करते हैं, बताते हैं उनके मानक क्या होंगे। ठीक है, समान मानक प्रयोग करते हैं सारे देश के लिए। ठीक है, जितने भी देश है दुनिया के लिए, जैसे कि विश्व बैंक है वो कोई सर्वेक्षण करवा रहा है। ठीक है, पूरी दुनिया में देखने के लिए, तो वो क्या करेगा? पूरी दुनिया के लिए एक निर्धनता रेखा बना लेगा। जैसे कि एक व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति एक दिन में $1 कमाता है, ठीक है, यानी कि 70 रुपये कमाता है, तो या तो उसके लिए बना लेगा कि अगर निर्धनता रेखा है उसके लिए कितने रुपए चाहिए? एक दिन में $1 चाहिए। कितने? $1, यानी कि 70 रुपये। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति इससे कम पैसे कमाएगा तो वो निर्धनता रेखा के नीचे होगा। तो वो सबके लिए, जब भी हम विश्व की बात करते हैं तो सबके लिए समान स्तर होता है, मानक जो रहता है वो एक जैसा होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं, कल हम इसके आगे का पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।